हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही होगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस पार्ट फिजिक्स की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 आपका चल रहा है। इसमें कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यह आपको बताया गया। दूसरा बताया गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश अपवर्तन के नियम। 2 नियम बताए गए। एक उसमें इंपोर्टेंट बताया गया स्नेल नियम, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉस टेन। उसके बाद बताया गया मीडियम एंड इट्स काइंड, यानी मीडियम और इसके प्रकार। तो मीडियम 2 प्रकार के बताए गए, एक बताया गया रेयर मीडियम, एक बताया गया डेंसर मीडियम। यानी एक बताया गया विरल माध्यम, एक बताया गया सघन माध्यम। यानी माध्यम 2 प्रकार का होता है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब हम पहले एक बात ये जान लें कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है, प्रकाश अपवर्तन होने का कारण क्या है, क्या कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश अपवर्तन के होने का कारण क्या है, तो आप तुरंत बताइए कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी जो प्रकाश की चाल होती है, वह माध्यम पर डिपेंड होती है, माध्यम पर निर्भर होती है, मीडियम डिपेंडेंट होती है। अगर ये मीडियम डिपेंडेंट है यानी माध्यम पर डिपेंड है, तो इसका मतलब ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक पाई गई है। और जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल कम हो जाती है। चाल कम होने के कारण यह जो है अपने पथ से विचलित हो जाती है। जो उसका सीधा पथ होता है, जिस पर गमन करना चाहिए, जिस पर ट्रेवल करना चाहिए लाइट रे को, वह उससे डेविएट हो जाती है। इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी स्पीड ऑफ लाइट की चेंजिंग के कारण, यानी प्रकाश के चाल के परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर एक ही माध्यम में प्रकाश चलता रहा तो कोई स्पीड में चेंजिंग नहीं आएगी, प्रकाश के चाल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो वहां पर कोई अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन होने की कंडीशन ये है कि प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अनिवार्य है। जब वह प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तभी उसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा। अब वो एक जरूरी नहीं है कि एयर से वाटर में जाए, वो वाटर से ग्लास में भी जा सकती है, वो जो है वाटर से ऑयल भी जा सकती है, ऑयल से वाटर में जा सकती है, ग्लास से ऑयल में जा सकती है। मीडियम अलग अलग होना चाहिए, तो वहां पर अपवर्तन होगा। और आप जो है अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी देखते हैं। क्या देखते हैं, आपको इसके पिछले लेक्चर में भी मैं बताया था कि आप क्या करिए, एक गिलास ले लीजिए या एक छोटा सा डिब्बा ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें कोई पेंसिल या कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि जितना लकड़ी का टुकड़ा का पार्ट जितना जल के अंदर डूबा हुआ होगा, वाटर के अंदर डूबा हुआ होगा, उतना तिरछा दिखाई देगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण निर्वात से वाटर में प्रवेश की तो वह अपने रास्ते से क्या हो गई, विचलित हो गई, बियॉन्ड हो गई। ये बियॉन्ड टू नॉर्मल हो गई या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, यानी प्रकाश किरण जो है वो डेविएट हो गई। इस कारण जो है वह तिरछी दिखाई दी। या दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का क्षितिज से नीचे दिखाई देना। यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय आप देखते होंगे सूर्य बहुत नीचे दिखाई देता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। यानी कि अपवर्तन की घटना हमें एक धोखा केवल देती है, रियल में ऐसा होता नहीं है। क्या रियल में पेंसिल टेढ़ी हो जाती है? क्या रियल में आप लकड़ी का टुकड़ा जो उसमें डाले हैं,
क्या हुआ है, डूबा हुआ टुकड़ा जो है रियल में टेढ़ा हो जाता है, निकालने के बाद भी वो टेढ़ा दिखाई देता है? होता नहीं है, ये हमारा धोखा है, यानी अपवर्तन की घटना एक धोखा है, ये ऐसा होता नहीं है। तीसरा है सूर्य तथा तारे अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, यानी कि सूर्य तथा तारे हमसे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते जितने ऊंचाई पर वो दिखाई देते हैं, यह भी आभास होता है केवल। तीसरा है किसी तालाब की आभासी गहराई हो, आप देखते होंगे कि कोई तालाब बहुत कम गहरा होता है फिर भी ज्यादा गहरा दिखाई देता है, या बहुत ज्यादा गहरा होता है कम गहरा दिखाई देता है, तो यानी किसी तालाब की गहराई कम दिखाई दे, यह भी इसका रीजन है। और एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जो है किसी कटोरे या किसी जो है पात्र में यानी किसी बर्तन में आप जल भर दीजिए, उसमें कोई सिक्का डाल लीजिए तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो पेड़ी पर होता है, उठा हुआ होता नहीं है, लेकिन उठा हुआ दिखाई देता है। तो यह तमाम घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन की, और हम प्रकाश के अपवर्तन की तमाम घटना अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अब देखिएगा यहाँ जो स्नेल नियम बताया गया है, यहाँ पर एक वर्ड आया है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या चीज होती है, इसी को हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है, यानी कि आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड काइंड्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है तथा इसके प्रकार, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है, किसी माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट हो और उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, अपवर्तनांक दिया हो, तो उसके और उसके स्पीड में क्या रिलेशन होता है ये बताया जाएगा आपको। तीसरा है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश का गुण होता है ये कि प्रकाश उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ट्रेस करता है, अपने मार्ग को ट्रेस करता है, ठीक है, तो ये आपको आज बताया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप इस पॉइंट को अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है स्नेल नियम। स्नेल नियम यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर जो स्नेल नियम लगाए हैं इसको देखें और एक बार अपवर्तन की घटना को फिर से पढ़ें। एक बार फिर से देखिए अपवर्तन की घटना को और स्नेल नियम को एक बार फिर से देखिए। जैसे अपवर्तन की घटना के लिए मैंने कहा दो मीडियम होना जरूरी है, यानी अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं समझा रहा हूं, देखिएगा आपका टॉपिक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये एक कोई लाइन है जिसके नीचे एक मीडियम है वाटर, वाटर का एक मीडियम है, ये एक वाटर का मीडियम है। मैं मान लेता हूं कि यह मीडियम क्या है, 2 है, क्या है 2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेता हूं, n। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको समझाया जा रहा है, मैं इसको जो है n मान ले रहा हूं, तो 2 है मीडियम तो n2 मान लेता हूं, ठीक है। और ऊपर जो है मान लेता हूं कि एयर है, ये नीचे क्या है, वाटर है, ऊपर एयर है। अब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 मान लेता हूं, तो यह एयर हुआ और यह मीडियम आपका मैं मान लेता हूं कि ये मीडियम कौन सा है, 1 है। कौन सा है, 1 है। तो लाइट रे इस पे पड़ेगी, यहां से गुजरेगी, जब यहां से गुजरने के बाद इस पर पड़ेगी, तो इसका सीधा रास्ता तो ये है कि ऐसे ही निकल जाए, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, रास्ता तो इसका सीधा ये है, जाना तो इसको ऐसे चाहिए, लेकिन क्योंकि इधर स्पीड इसकी कम हो गई, इधर स्पीड ज्यादा थी, इधर कम हो गई, तो यह क्या होगी, जो एक नॉर्मल ड्रा किया जाएगा उस नॉर्मल की तरफ बियॉन्ड हो सकती है या उस नॉर्मल से दूर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि लाइट रे कहां से कहां आ रही है। ये आपका नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब यह जो प्रकाश की किरण है अगर वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो रेयरर से किस में जा रही है, डेंसर में, रेयरर से प्रवेश कर रही है किसमें, डेंसर में, तो ये बियॉन्ड टू नॉर्मल हो जाएगी, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अगर
वो डेंसर से रेयर में जा रही हो तो वह अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। वो क्या होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, विरल से सघन में प्रवेश कर रही हो तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। लेकिन अगर सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। अब मैं स्नेल नियम लिख रहा हूं तो स्नेल नियम लिखने का तरीका क्या दीजिएगा? साइन आई बटे साइन आर, यह हिंदी आपका आई होगा, ये अगले वीडियो में बताएगा कि आर होगा, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू ये बताएगा कांस्टेंट, क्या बताएगा? कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट क्या चीज होती है? तो किसी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक जो है किसी एक माध्यम का निश्चित होता है, नियत होता है, वह बदलता नहीं है। इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। एन ये क्या है? यही आपका है अपवर्तनांक, जो टॉपिक आपका था। जो टॉपिक आपका था अपवर्तनांक क्या होता है, तो यही चीज आपका अपवर्तनांक है। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर इसको लिखा जाए तो हम लिखेंगे कैसे? यानी स्नेल नियम को सही से कैसे लिख सकते हैं हम? तो ध्यान दीजिएगा, स्नेल नियम को सही से कैसे लिखेंगे? साइन आई बटे साइन आर बराबर, अब क्योंकि मीडियम दो है तो दो प्रकार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, तो हम पहले जिसमें जा रही है उस मीडियम को लिखेंगे और बाद में जिससे आ रही है उस मीडियम को लिखेंगे। तो किस में जा रही है? N2 में जा रही है। किससे जा रही है? N1 से जा रही है, तो N2 अपॉन N1। अर्थात स्नेल नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या करके N1 साइन आई बटे N2 साइन आर। आप आज का थंबनेल देखे होंगे तो उसमें ये आपको मिला होगा N1 साइन आई बटे N2 साइन आर, या आई की जगह पे θ1 θ2 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। θ1 का ये है कि वो इंसिडेंस एंगल होगा और θ2 ये है कि वो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। तो स्नेल नियम को इस तरह भी लिखा जा सकता है, समझ गए होंगे। अब अपवर्तनांक क्या होता है तो आपको बता दिया गया कि अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी एक माध्यम के लिए निश्चित होती है। जैसे वायु है तो उसका अपवर्तनांक सदैव एक होगा, हमेशा। और अगर जल है तो उसका 1.33, हालांकि वायु का होता है 1.003, लगभग इतना होता है, ठीक है। और जल है यदि वाटर है तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.33 वाटर का, जल का। और इसी तरह कांच का अपवर्तनांक लगभग होता है 1.5, कितना होता है? 1.5 या 1.9 भी कहीं लिखा भी सकता है। तो 1.5 से लेकर के 1.9 के बीच में लाई करता है, ठीक है। यानी कि इसका 1 लिखिए तो इसका क्या होगा? 3/2 होगा शायद, हाँ 3/2 होगा। और इसका कितना होगा? 1/2 होगा। नहीं, इसका जो है 3/2 होगा, 2 है, हाँ इसका 3/2 होगा। और इसका कितना होगा? 2/3 होगा, नहीं 15 है तो इसको करके देख लीजिए कितना आएगा? 10/15 का मतलब कितना होगा? 2 5 गुना 10 2/3 होगा। कितना होगा? 2/3, ठीक है। 5 गुना 10 और 5 क्या? 15, 2/3 होगा ना। हाँ आप डिवाइड देख लीजिएगा करके, ये 15/10 होगा ना, 15/10 तो ये कितना होगा? 3/2। ये इसके लिए होगा, और इसके लिए कितना होगा? इसके लिए आप देख लीजिएगा कितना होगा, डिवाइड करके आप देख सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं। तो लगभग इतना याद रखिएगा, 1.331 और इसका 1.5, ठीक है, ये होता है। तो हम बता रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आप कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी भौतिक राशि होती है जो किसी एक माध्यम के लिए निश्चित होती है। जैसे वायु के लिए हमेशा एक निश्चित है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 होगा। जल के लिए 1.33 ये निश्चित है कि इसका 1 होगा, 1.33 होगा। कांच के लिए 1.5 से लेकर के 159 के बीच में हो सकता है, ठीक है, या 1.5 हो, 1.6 हो, 1.7, 1.8 या 1.9। तो ज्यादातर आपको 1.5 ही मिलेगा, ये निश्चित होता है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक। अब देखिए अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं।
अब इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा। मैंने कहा है कि स्पीड बदलती है, तो एक कॉन्सेप्ट और यहां से ले लीजिए। अगर स्पीड बदल रही है तो मान लेता हूं कि यहां पर स्पीड कितना है, v1 है, और यहां पर स्पीड कितना है, v2। अगर स्पीड यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, तो आगे चल करके अभी जो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू स्पीड ऑफ लाइट है, उसमें ये फार्मूला आपको मिलेगा, तो मैं वहां आगे बताऊंगा। अभी इसको और मॉडिफाई करूंगा और आगे एक और चीज आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार का होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये तो समझ गए होंगे। उसके बाद अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार का होता है इसको देखिएगा, यानी अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है। तो अपवर्तनांक के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यह आपको दो मिलेंगे, दो प्रकार के मिलेंगे, एक मिलेगा निरपेक्ष और एक मिलेगा सापेक्ष। यानी कि एक आपका होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आरआई लिख देता हूं शॉर्टकट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप कहेंगे जब जो है प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यम में हो, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी दूसरे माध्यम में हो, तब आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। आप निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलिए या केवल अपवर्तनांक बोलिए। तो आप जो है श्योर है कि इसमें एक मीडियम वायु होना कंपलसरी है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर मीडियम अपवर्तनांक केवल लिखे तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन आई बटे साइन आर। ये तो हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, इसलिए हुआ निरपेक्ष। ये श्योर है कि अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होना चाहिए, अपवर्तन वायु से कुछ किसी दूसरे मीडियम में होना चाहिए, ये निश्चित कर दिया, ठीक है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ये तो निरपेक्ष हो गया, इसमें निश्चित है कि एक मीडियम जो है वो वायु से होना चाहिए, यानी अपवर्तन कहां से होना चाहिए, वायु अथवा निर्वात से भी हो सकते हैं। तो वायु अथवा निर्वात से, तो कहेंगे जब जो है प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में होता हो, तो आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात ही हम जो है का अनुपात निश्चित होता है, नियत होता है। और इस प्रकार जो नियत मान आता है उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसको भी n से ही लिखा जाता है, ठीक। अब दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो कहेंगे इसमें जो है, इसमें आप यहां लिख लेंगे, शॉर्ट में अगर याद रखना हो तो लिखिएगा, इसमें एक माध्यम वायु होना अनिवार्य है। इसमें जरूरी है कि एक माध्यम क्या हो, अनिवार्य है, ठीक है। एक माध्यम वायु हो ये अनिवार्य, और इसमें कोई जरूरी नहीं है, माध्यम वायु भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। क्या होगा, जब जो है वायु के अतिरिक्त माध्यम कोई दूसरा हो और उसमें अपवर्तन होता हो, तो इस प्रकार का जो अपवर्तनांक होगा उसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। जैसे आप कह सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखा जाएगा, जिसके सापेक्ष होगा उसको पहले लिखेंगे और जिसका अपवर्तनांक होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ये हुआ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो ये हुआ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ANG बराबर साइन आई बटे
साइन आर। तो ये आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका सापेक्ष, ये क्या हो गया सापेक्ष। या आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लो यही अपवर्तनांक जो है वाटर में हो जाए, ग्लास में ना होकर के वाटर में हो जाए, तो आप लिख सकते हैं ए एन डब्ल्यू, और यही फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डब्ल्यू एन जी मिल जाए, डब्ल्यू एन जी ऐसा भी हो सकता है, डब्ल्यू एन जी, तो डब्ल्यू एन जी बराबर भी क्या होगा साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो यह जो है सापेक्ष अपवर्तनांक है। लेकिन अपवर्तनांक उसका होगा जो बाद में लिखा होगा। अपवर्तनांक किसका यहाँ पे, कांच का है, और किसके सापेक्ष है, एयर के सापेक्ष है। यहाँ अपवर्तनांक किसका है, वाटर का है, और किसके सापेक्ष है, एयर के सापेक्ष है। यहाँ अपवर्तनांक गिलास का है, और किसके सापेक्ष है, वाटर के सापेक्ष है। तो अपवर्तनांक को हमेशा रिलेटिव में ही लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा इसमें बहुत कम मिलता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बहुत कम मिलता है आपको। ज्यादातर केस में लगभग जो है आपको 99% केस में आपको सापेक्ष अपवर्तनांक ही मिलेगा। तो आप हमेशा सापेक्ष अपवर्तनांक ही लिखेंगे। वैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक बहुत कम मिलता है, या निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम अपवर्तनांक ही बोल देते हैं। तो अपवर्तनांक कहिए या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहिए, ये बात एक ही है, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक अलग होता है, जिसमें अपवर्तन तो हो रहा हो लेकिन एक माध्यम वायु को छोड़ करके कोई दूसरा माध्यम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो अपवर्तनांक होंगे उसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। तो आप आशा करता हूं कि ये समझ गए होंगे कि आप निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। एक विशेष पॉइंट और समझ लीजिए। देखिए, एक विशेष पॉइंट और क्या समझना है कि अगर सपोज कर लो यही अपवर्तन की प्रक्रिया जो है वह नॉर्मल से ही हो जाए। जैसे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, जाए भी। ठीक है, जैसे ये है आपका माध्यम, मान लो ये आपका कोई मीडियम है, कांच का मीडियम मान लेता हूँ ये कांच का मीडियम है, ये कांच है, क्या है, कोई कांच का स्लैब है, ये मान लेता हूँ कि ये कोई कांच का स्लैब है, ग्लास स्लैब है ये। ठीक है, तो अगर प्रकाश की किरण मान लो ये ऐसे आ रही है, यही प्रकाश किरण आ रही है और यही नॉर्मल भी है, तो ये सीधे ही निकल जाएगी। ये क्या होगी, सीधी निकल जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। तो इसका मतलब यह जो है रिफ्लेक्ट सरफेस से कितने अंश की कोण पे जा रही है, 90 डिग्री। और जब ऐसा होगा तो इसमें ना तो आई की वैल्यू आएगी और ना ही आर की वैल्यू। क्यों, क्योंकि नॉर्मल से ही चलेंगे, और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे होती है उसी के बीच में जो एंगल बनता है उसी को आई बोलते हैं, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टिव रे होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको आर बोलते हैं। तो यहाँ पर तो वही नॉर्मल है और वही इंसिडेंस है, और यहाँ पर वही नॉर्मल है वही रिफ्रैक्टिव है। तो इसका मतलब आई और आर की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या हुई, आई और आर की वैल्यू 0 हो गई। जब आई और आर की वैल्यू 0 हो गई तो आप स्नेल नियम से क्या लिखेंगे, साइन आई बटे एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ पर जो है आई की वैल्यू भी क्या है, 0 है, और आर की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब यहाँ आई भी जो है, आई भी आपका 0 है और आर भी क्या है आपका 0 है। जब आई भी 0 है, आर भी 0 है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे साइन 0, एन बराबर साइन 0 बटे साइन 0। ठीक है, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू 0 हो सकती है, आ जाएगी यहाँ से हल करने पे। लेकिन कोई अपवर्तनांक ऐसा नहीं है, कोई माध्यम ऐसा नहीं है जिसका अपवर्तनांक क्या हो, 0 हो। कोई माध्यम ऐसा नहीं है जिसका अपवर्तनांक 0 हो, तो यानी एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाँ, आई की वैल्यू 0 हो जाए, आर की वैल्यू 0 हो जाए, ये चलेगी, लेकिन एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को भी याद रखिएगा। इसमें भले आई की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 0 है, लेकिन एन की वैल्यू 0 नहीं होता। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे, अगर लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहां से इसको लिखेंगे साइन, इस फार्मूले के लिए क्या लिखेंगे, साइन आई बराबर एन
साइन आर, यही लिखेंगे ना। अब इसमें आई क्या है, 0 है, आई 0 है, तो इसका मतलब जब आई 0 होगा तो n साइन आर क्या होगा, 0, n साइन आर 0 होगा। अब दूसरी बात, जब n साइन आर 0 हो तो यानी कि साइन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो r भी 0 हो सकता है, i भी 0 हो सकता है, लेकिन n जो है वो 0 नहीं हो सकता, n 0 नहीं, ठीक है। अब देखिए अपवर्तनांक जो आप पढ़ रहे हैं ये किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है कि जो है सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति कैसी है, वो वाटर प्रकृति का है, लिक्विड फॉर्म का है कि गैसीय फॉर्म का है, ठीक है, कि सॉलिड वाला है। तो प्रकाश की प्रकृति, सॉरी जो है पदार्थ की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति कैसी है। अगर कांच है तो अपवर्तनांक कुछ और होगा, एयर है अपवर्तनांक कुछ और होगा। कांच है तो अभी आपको मैं बताया कि 1.5 होता है, और अगर ग्लास ये वाटर है तो 1.33 अभी बताया गया, एयर है तो 1.003 या 1 की लगभग बताया गया, 1 के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यह निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। दूसरी बात यह है कि यह भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करता है। भौतिक अवस्था का मतलब यह है कि जैसे आप कह सकते हैं कि ताप बढ़ जाए, या माध्यम के कण बहुत पास में आ जाए। माध्यम के कण बहुत पास, डेंसिटी से मतलब नहीं होगा, द्रव्यमान से मतलब नहीं होगा कि माध्यम का द्रव्यमान बढ़ जाए, माध्यम का घनत्व बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसके कण पास आ जाए तो ये भौतिक अवस्था में हो जाएगा। इस पे भी निर्भर करता है। ताप घट बढ़ जाए तो उस पर भी, उससे भी अपवर्तनांक जो है प्रभावित हो सकता है, अर्थात उस पर भी अपवर्तनांक निर्भर होता है। और उसके बाद प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश का जो रंग है उस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि सभी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सेम होने को जरूरी नहीं। अगर सेम होता तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है, जो प्रिज्म से आप वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं, तो सभी प्रकाश किरणें जो है वो एक ही रास्ते से निकल जाती, तो हमें जो है वो कोई पट्टी प्राप्त नहीं होती जिसमें विभिन्न प्रकार की कलरफुल लाइट मिलती है हमको। जैसे विबग्योर मिलता है हमें, तो वो विबग्योर नहीं मिलता, वो सीधे ही निकल जाता, और उसमें कोई हमें अलग से प्रकाश किरण किसी विशेष रंग को देखने नहीं मिलता। व्हाइट लाइट जो गुजरे तो वो व्हाइट लाइट बनकर के गुजर जाता, ठीक है। तो इसमें भी निर्भर करता है। और वह जो है एक सीधे रास्ते से निकलता, नीचे नहीं डूबता, ऊपर नहीं जाता, उस सीधे रास्ते से केवल निकल जाता, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। इसके बाद देखिए हम संबंध देखते हैं कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो आप अभी एडे पर आएंगे, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको बताया हूं कि प्रकाश अगर मान लो दो मीडियम है, जैसे ये एक मीडियम है, मान लो एक मीडियम ये है, मान लेता हूं ये कि कोई कांच का स्लैब है, ठीक है, ये जो है ग्लास है, ग्लास प्लेट कोई है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एयर वाला मीडियम मान लेता हूँ, एयर मीडियम है। तो श्योर है कि यहाँ प्रकाश की चाल एयर या वैक्यूम में प्रकाश की चाल फिक्स है, और उसको हम किससे लिखते हैं, आप पढ़े होंगे, निर्वात या प्रकाश में निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को उसी से लिखा जाता है। और ये नियत है कि सी का मान जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, किसमें, एयर में या वैक्यूम में, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसके प्रकाश की चाल को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर v, क्या है v, पता नहीं है तो मैं v मान लेता हूं। तो अब यहां से फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक का संबंध क्या देखें, ए एन जी, अगर ये है ए एन जी, तो ए एन जी में क्या होगा, जो प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल होगी और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, इसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो अपवर्तनांक होगा यह है निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो माध्यम में प्रकाश की चाल है इस दोनों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, C/V, C/V, ठीक है। इसका मतलब ए एन जी लिखिए या एन लिख दीजिए, एन बराबर C/V। तो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, आपका आंसर होगा एन बराबर C/V। जहां C क्या है, जहां C जो है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल है, तो सबसे अधिकतम होती है, उसको हम किसे लिखते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, एयर से जिस माध्यम में जाएगी, ग्लास में जाएगी, ग्लास में, वाटर में जाएगी, वाटर में, ठीक है, जिसमें जाएगी। अगर कोई आयन में जा रही है तो आयन में प्रकाश की चाल क्या है, उसको देखो। अब देखो, अगर मान लूं कि यह एयर ना होकर के कोई और मीडियम आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया वाटर, क्या आ गया, वाटर, मान लो यहाँ पर वाटर आ गया, तो यहाँ पर तो प्रकाश की चाल फिक्स नहीं है ना, यहाँ पर तो प्रकाश की चाल फिक्स नहीं, किससे रख दिया है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर प्रकाश की चाल V1 है, पता नहीं है मुझे, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ V1 है, और यहाँ मान लेता हूँ कि V2 है, क्या है, V2 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फार्मूला, n बराबर, अब C की जगह पे क्या आ जाएगा, V1, क्योंकि वाटर हो गया मीडियम, जब वाटर हो गया तो ये हो जाएगा V1/V2, क्या हो गया, V1/V2। ये किससे हुआ, WNG का, WNG से हुआ। ये वाटर मीडियम हुआ और ग्लास मीडियम हुआ तो V1/V2 हुआ। अब आप फार्मूला देखे हैं, n बराबर क्या होता है, sin I बटे sin R। तो n की वैल्यू अब क्या रख सकते हैं, n की वैल्यू आप WNG, अगर मान लो WNG के लिए हुआ ऐसा, तो WNG की जगह पे क्या रख सकते हैं, V1/V2। इसका मतलब ये हो जाएगा V1/V2 बराबर sin I बटे sin R। अब इस sin I बटे sin R की जगह पे ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा V1/V2 बराबर WNG। WNG का मतलब ये हुआ कि दूसरा मीडियम और अपन पहले मीडियम। तो आप इस मीडियम को लिखे थे ना, या एक आप सरल तरीके से इसको लिखिए, ऐसे लिखिए, ये मान लेता हूं कि ये मीडियम आपका, दूसरा मीडियम ये है, ये मीडियम 2 है, मान लेता हूं ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 मान लेता हूं। तो अब आप इसने नियम लिखे थे, इसने नियम क्या लिखे थे, sin I बटे sin R बराबर N2/N1, ये आप लिखे थे ना जी। अब हम इसमें भी प्रकाश की चाल निकाल लेते हैं, जो फार्मूला आया था। तो N1 की वैल्यू क्या आएगी देखिएगा, या N2 की वैल्यू, चलो पहले N1 निकाल, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, C/V1, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल का संबंध देख रहा हूँ अपवर्तनांक से, ठीक है। और N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी C/V2, N2 की वैल्यू आ जाएगी C/V2। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो है, जो नियत प्रकाश की चाल होगी वही होगी, C होगी। तो अब N1 और N2 की वैल्यू रख दीजिए, तो N2 की वैल्यू कितना है भाई, N2 की वैल्यू है C/V2, और N1 की वैल्यू कितना है, C/V1। तो ये C से C कट गया, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, sin I बटे sin R बराबर V2, ये ऐसा होगा ना, देखिए C/V2, ये हो जाता है V1/C होता, तो ये होता V1/V2, क्या होता, V1/V2, यही होता ना। तो इसका मतलब अब sin I बटे sin R की जगह पे आपने इस्तेमाल किया था N2 बटे N1, तो ये हो जाएगा आपका V1 बटे V2। तो ये एक फार्मूला मिल सकता है आपको अपवर्तनांक और अलग अलग मीडियम में जो प्रकाश की चाल होती है उसके लिए ये मिल सकता है कि N2 बटे N1 बराबर V1/V2, ये ऐसा मिल सकता है। क्यों, क्योंकि sin I बटे sin R की जगह पे आप रख सकते हैं N2 बटे N1, ठीक है। तो यहाँ से V1 बटे V2 आया, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, N2 बटे N1, तो ये हो जाएगा N2 बटे N1 बराबर V1/V2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। हालांकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप के सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन आप आ गई तो इसको बता दिया गया, ठीक है। अब देखिए
आप ये समझ गए होंगे कि प्रकाश की चाल, और ये इंपोर्टेंट फार्मूला जो मिला है अभी, इसको आप इंपोर्टेंट फार्मूले में लिखिएगा कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, यानी अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, तो आपका आंसर होगा n बराबर c/v। n बराबर c/v, जहाँ n क्या है इसको नोट कर लीजिएगा, यह अपवर्तनांक है, ये क्या है अपवर्तनांक, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और c क्या है, c क्या है, c निर्वात में या वायु में, निर्वात या वायु में, वैक्यूम अथवा एयर में, और एयर में प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में प्रकाश की चाल। और v क्या है, v जो है ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। यहां से सवाल पूछ सकता है आपसे, देखो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि कह देगा कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है, 2 × 10⁸ है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो c तो आपको पता रहेगा क्योंकि वो फिक्स है 3 × 10⁸। अगर v की वैल्यू सपोज करो 2 × 10⁸ दे दिया, 2 × 10⁸, तो c की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ होती है, तो आप n निकाल सकते हैं बराबर c/v से। तो n c की वैल्यू कितना है 3 × 10⁸, और v की वैल्यू कितना है 2 × 10⁸, तो 10⁸ कट गया, 3/2 आया, n बराबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 ये तो होगा ना, तो अपवर्तनांक आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी अपवर्तनांक से संबंधित सवाल भी पूछ सकता है कि अपवर्तनांक का जो संबंध देखे प्रकाश की चाल में, उससे सवाल भी पूछ सकता है, या संबंध डायरेक्ट पूछ सकता है। तो n बराबर c/v। अब हर चीज यहाँ पर n क्या है, c क्या है, v क्या है, ये याद रखिए। लास्ट टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसको भी याद रखने वाली बात है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता होगी। देखिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये आपकी रीडिंग होगी, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखिए ऐसे मान लीजिए कि यहां पर कोई लाइट सोर्स है, ये सोर्स है, क्या है सोर्स, ये आपका सोर्स है, ठीक है, यानी स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो यह अगर प्रकाश स्रोत है और इससे लाइट रे आ रही है, और यहां पर कोई अगर दूसरा मीडियम मिला, सपोज कर लो कि यहां जो है एक ऐसा मीडियम आपको मिल रहा है, यहां देखिए एक ऐसा मीडियम है, इसमें क्या भरा हुआ है, सपोज करो इसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, या आपका वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर, जल भरा हुआ है। तो प्रकाश स्रोत से लाइट रे आएगी, ये प्रकाश स्रोत है, इससे लाइट रे आएगी, यहाँ नॉर्मल ड्रा किया जाएगा, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा, क्या होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो इसका मतलब ये जो है अवलंब की तरफ झुक जाएगी। अब जब अवलंब की तरफ झुकेगी, अगर मान लो कि इसके रास्ते में यहाँ इस माध्यम में कोई समतल मिरर रख दिया गया, यानी कि कोई प्लेन मिरर रख दिया गया, तो जैसे आई थी ये इधर से आ रही है, तो वो वैसे रिटर्न भी हो जाएगी, ये ऐसे रिटर्न भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रेस कर जाएगी प्रकाश किरण, क्योंकि यहाँ पर कोई पारदर्शी मीडियम आ गया, वहां के प्रकाश किरण नहीं जा सकती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रेस कर जाएगी, उसी मीडियम में, फिर उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, जहां स्रोत, जिस स्रोत से आई थी उस स्रोत तक फिर से वापस लौट जाएगी। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो एंगल बना है ये कौन सा एंगल आई है, और यहाँ जो एंगल बना है ये कौन सा आर है, तो हम स्नेल नियम लगा दें। अब स्नेल नियम लगाने से क्या होगा, देखो अगर मीडियम ये मान लो ये 1 है, ये मीडियम 1 है, और ये क्या है, मीडियम आपका 2 है, ये क्या है 2, तो इसका अपवर्तनांक आप n1 लिख सकते हैं, इसका अपवर्तनांक क्या लिख सकते हैं, n2। तो क्या लिखेंगे स्नेल नियम से, देखिएगा स्नेल नियम से आप क्या लिखेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे स्नेल नियम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप 1n2 या n2/n1 भी लिख सकते हैं। 1n2 का मतलब है n2/n1 sin i/n
साइन आर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब प्रकाश किरण जा भी रही है, प्रकाश किरण इसी से जा भी रही है, तो एक बार और इधर से प्रकाश जब अपोजिट नियम लगाऊंगा तो क्या बनेगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा 2n1। पहले 1 से 2 में जा रही थी, अब उसके बाद 2 से 1 में जा रही है, तो पलट जाएगा। तो जब ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा देखिए, यानी पहले 1 से 2 में जा रही थी, मतलब ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, तो आपने क्या लिखा 1n2 लिखा। जैसे भाई आपको लिखने का तरीका क्या बताएगा देखिए, बताएगा कि साइन आई बटे साइन आर को जब लिखेंगे तो जिस मीडियम में पहले जा रही है प्रकाश किरण उसके अपूर्णांक को लिखेंगे, तो n2 में जा रही है तो n2 लिखेंगे, उसके बाद जिससे जा रही है उससे लिखेंगे, तो n2/n1, या इसी को ऐसे लिख दीजिए 1n2, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब अगर मान लो इधर से लगाया जाए प्रकाश अपवर्तन नियम, इधर से लगाया जाए, इधर से प्रकाश अपवर्तन हो रहा हो, तो इधर से भी तो हो सकता है, तो ये अब दूर नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या आएगा देखिएगा, दूसरी कंडीशन में जब जो है ये किससे जा रही हो, वाटर से वायु में जा रही हो, ये मान लेता हूं कि ये वायु है, ये कहां है वायु, ये किसके लिए था, ये जो है वायु से जल में जा रही थी, जल में, और इस बार कहां जा रही है, जल से वायु में जा रही है, जल से वायु में, जल से वायु में, तो जल से वायु में जा रही है। तो अब ये आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन आई और ये बन जाएगा साइन आर। तो पहले इसको लिखा जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका साइन आर और नीचे क्या हो जाएगा साइन आई, और इधर क्या आ जाएगा देखिएगा, पहले मीडियम ये आएगा n1, यानी कि n1/n2 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2n1 लिखेंगे। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 देखिए, इसकी तुलना करा दीजिए, या इसको जो है आप गुणा कर दीजिए इन दोनों का, समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, तो जब 1 और 2 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा 1n2 गुणे 2n1, ये पहला पक्ष हो गया, बराबर दूसरा पक्ष ये देखो साइन आई बटे साइन आर, और गुणे ये क्या हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई, यही होगा ना, साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया 1n2, ये देखिएगा 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, तो यहां से एक को पक्षांतर कर दीजिए, उधर लिख दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2n1 बराबर या 1n2 बराबर, किसी एक को रख दीजिए यहाँ पे 1n2 बराबर 1/2n1, तो ये होता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इस तरह से यहाँ अपूर्णांक का सूत्र भी मिल जाएगा। ठीक है, एक और तो ये भी याद रखिएगा कि 1n2 बराबर 1/2n1। ठीक है, जैसे अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये एयर है, ये वाटर है, ये एयर है, ये वाटर है, यानी पहला मीडियम एयर है, तो इसके लिए ए लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे ए, और वाटर के लिए क्या लिखेंगे W। तो इसका मतलब एक की जगह पे ए होगा और 2 की जगह पे क्या होगा W। तो इसको क्या लिखेंगे देखिएगा, तो इसको लिखने का तरीका क्या मिलेगा, ANW बराबर 1/, क्या होगा WNA, है ना, सही तो होगा। तो इस जो घटना ये मिली है आपको, ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको कैसे लगाएंगे हम। पहले इसने नियम लगाएंगे, जब प्रकाश किरण वायु से किसमें जा रही हो, जल में, जब प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही हो, जब प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है तो साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1, क्योंकि जिसमें जा रही है उसको देखेंगे और जिससे जा रही है उसके बाद उसको देखेंगे, तो n2/n1, या इसी को लिखेंगे 1n2। समीकरण 1 हो गया। अब जल से वायु के लिए लगाएंगे, तो यह जो कोण आर है ये आई बनेगा, जो आई है वो आर बनेगा, क्योंकि अब इधर से प्रकाश किरण जा रही है, तो ये इंसिडेंस रे होगी, ये रिफ्लेक्टिव रे होगी। इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में इंसिडेंस एंगल बनता है, तो ये आई होगा और ये आर होगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिव रे ये हो जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में कौन सा एंगल बनता है, रिफ्लेक्शन एंगल बनता है, ये रिफ्लेक्टिव एंगल बनता है, तो इसलिए ये आर बन जाएगा। तो हम जब आप उसको उसके लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले इसको लिखेंगे, तो साइन आर बटे साइन आई। यहाँ मीडियम क्या हो गया,
2 से 1 में जा रही है, तो पहले जिसमें जा रही है किसमें जा रही है, n1 में जा रही है, तो n1 बटे n2 या इसी को 2n1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर दीजिए, तो इसका एक पक्ष देखिए 1n2, दूसरा पक्ष 2n1, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, गुणा का निशान लग गया, साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई, तो आर से आर कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई से साइन आई कट गया, क्या बचा 1 बचा, इसे लिखा गया 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1, तो 1n2 बराबर क्या लिखेंगे 1/2n1। अब 1 वाला जो मीडियम है इसको क्या माने हो, है बताओ, इसको क्या माने हो, एयर माने हो ना, तो ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ए, और दूसरा वाला मीडियम क्या है वाटर है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा W, तो इसलिए लिखा गया AnW बराबर 1/WN। अब इसी तरह अगर सपोज कर लो कि एक मीडियम एयर है और एक मीडियम ग्लास है, एक मीडियम एयर है, नोट करिए जिसको लिखने तरीका बता रहा हूँ एक और देखिए। अगर मान लो एक मीडियम एयर है, मान लो एक मीडियम क्या है एयर है और एक मीडियम क्या है ग्लास है, मान लीजिए, तो एयर और ग्लास के लिए क्या लिखेंगे भाई, तो एयर और ग्लास के लिए क्या बनेगा ANG, एयर से ग्लास, 1/, ग्लास से एयर, ग्लास से एयर के लिए क्या होगा GN, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये एयर और ग्लास के लिए बन गया, तीनों एक साथ लिख दीजिए, और वाटर और ग्लास के लिए, एयर और वाटर के लिए AnW बराबर 1/WN, ये भी हो सकता है, ये किसके लिए होगा एयर और वाटर के लिए होगा, ठीक है। और जो इसके पहले एक जनरल फार्मूला आया था उसके लिए क्या लिखा गया था 1n2 बराबर 1/2n1, ये जनरल फार्मूला है, इससे ये निकला है, इससे ये भी आया है, इससे ये भी आया है, दोनों इसी से आए हैं, ठीक है, ये दोनों इसी से निकले हुए हैं, ठीक। तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। इस तरह से आपका जो आज का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद यही है कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ मिलेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्रांतिक कोण क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, या तो क्रांतिक कोण से क्वेश्चन बन जाए या पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले थ्योरी ही क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू, धन्यवाद।